दोस्तों ये स्टोरी का 41 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। कीर्ति और टीना को शॉपिंग मॉल छोड़ने के बाद कुणाल और अंगद बेस के लिए निकल गए। उनका मीटिंग एक बड़ी सी कॉन्फ्रेंस हॉल में अरेंज की गई थी, जो उनके बेस से ज़्यादा दूर नहीं थी। अमेरिका में छोटा हो या बड़ा, सभी गैंग के रिप्रेजेंटेटिव को मीटिंग ज्वाइन होने के लिए फोर्स किया गया था। उनके पास इस मीटिंग को इग्नोर करने का कोई ऑप्शन नहीं था। जब भी उन्होंने कोई ऐसी मीटिंग की तो हर बार कुछ ना कुछ बदल गया। पिछली बार जब ऐसा कुछ हुआ था तो अमेरिका के 12 फेमस गैंग हवा में गायब हो गए थे और उनके रिप्रेजेंटेटिव को कुणाल और अंगद ने उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में गोली मार दी थी, क्योंकि उन्होंने उनके सामने अपनी राय रखने की हिम्मत की थी। उन दोनों के हाथों में पावर थी और वह दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि उसका यूज कैसे करना है। कॉन्फ्रेंस रूम हॉल के हर कोने में बॉडीगार्ड खड़े थे। सभी रिप्रेजेंटेटिव को अंदर जाने से पहले अच्छी तरह से चेकिंग और स्कैन किया गया था, ताकि यह कंफर्म किया जा सके कि वे अपने साथ किसी भी तरह का हथियार न ले जा सकें। सभी रिप्रेजेंटेटिव के आने के बाद तभी रूम में एक दूसरे की आवाज गूंज उठी। आपको क्या लगता है कि यह मीटिंग क्यों बुलाई गई है? एक आदमी ने पूछा। मुझे लगता है इस बार भी कुछ बड़ा होगा, दूसरे आदमी ने कहा। तीसरे आदमी ने कहा, मुझे लगा कि वह अमेरिका को छोड़कर चले गए हैं। मैं अभी अपनी पीसफुल लाइफ को एंजॉय करना शुरू ही कर रहा था और अचानक मैंने उनकी वापसी और इस मीटिंग के बारे में सुना। हाँ, मुझे लगता है कि वह यहाँ हमें यह दिखाने के लिए आए हैं कि भले ही वह यहाँ पर ना रहें, उनका पावर यहाँ हमेशा रहेगा। दूसरे आदमी ने कहा, हाँ, मैं पहले से ही उनके साइड में हूँ। वह जो कुछ भी चाहते हैं मैं उन्हें दूंगा। अगले हफ्ते मेरी बेटी का पहला बर्थडे है और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। पहले आदमी ने कहा, वह हमें चाहे तो एक मैसेज भी भेज सकते हैं कि वह हमसे क्या चाहते हैं। इस तरह की मीटिंग अरेंज करने का कोई मतलब नहीं है, जैसे कि हमारी राय मायने रखती है। तीसरे आदमी ने कहा। सभी ने सहमत में सिर हिलाया। वैसे मैंने सुना है कि यह रोहन के बारे में है, एक आदमी ने कहा। तीसरा आदमी खिल्ली उड़ाते हुए मुस्कुराया और बोला, रोहन इतने दिनों में 7वें आसमान पर था तो ऐसा कुछ होना ही था। हाँ, मैंने उससे कई बार कहा कि ब्लैक गैंग को और खासकर रेहान को अनफ्रेड ना करें। उसने नहीं सुना। दूसरे आदमी ने कहा, क्या आपको लगता है कि रेहान फिर से वही काम करेगा? मेरा मतलब है कि पिछले साल वह आदमी, मुझे लगता है कि उसका नाम अल्बर्ट था, उसने एक मीटिंग के टाइम में रेहान के अगेंस्ट जाने की कोशिश की और रेहान ने उसे मौके पर ही गोली मार दी थी। मैंने सुना कि उसके बाद उसकी बॉडी समुद्र के बीच में फेंक दिया गया था। बाद में वह पूरी वीडियो जिसमें अल्बर्ट के शरीर को बीच में फेंक दिया गया था, सभी को भेज दिया गया था। तीसरे आदमी ने कहा। दूसरा आदमी डर के मारे कांप उठा और बोला, हाँ, मैंने भी वह वीडियो देखा था। रेहान सच में बहुत डरावना है। दूसरे आदमी ने कहा। रेहान सच में बहुत क्रीपी है। तीसरे आदमी ने कहा। वह लोग आ गए। एक आदमी ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। डार्क ब्लू और ग्रे कलर के सूट पहने दोनों आदमियों के अंदर आते ही पूरा हॉल साइलेंट हो गया। कॉन्फ्रेंस हॉल का एक एटमॉस्फेयर अचानक बहुत सफोकेटेड भरा हो गया। उन दोनों का डेंजरस और सफोकेटिंग है। कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेजेंट सभी लोगों को डराने के लिए काफी था। बोथ लुक सो वेलकम। दूसरे आदमी ने कहा। हाँ, वह लोग इतने छोटे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ अपने हाथ में कैसे लिया? एक आदमी ने पूछा। तभी एक अंगद एक कुर्सी पर बैठ गया, जबकि कुणाल अपने चेहरे पर एक कृपी लेकिन बहुत डरावनी मुस्कान के साथ बीच में खड़ा हो गया। गुड इवनिंग एवरीवन, इट्स गुड टू सी यू आर देयर। मैंने एक्सेप्ट किया था कि आप लोग मेरे हम्बल इनविटेशन को रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन आप लोग इतने काइंड हैं कि आप सब ने एक्सेप्ट कर लिया और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मुझे डिसपॉइंट नहीं किया। कुणाल ने कहा। थोड़ी देर के लिए रुकते हुए कुणाल मुस्कुराया और फिर कंटिन्यू किया। हमारे अमेरिका छोड़ने के बाद, लेट मी करेक्ट डेट, जब हमने हमारा मेन बेस कहीं और शिफ्ट कर दिया तो आप में से बहुत से लोगों ने ही सोचा कि हम चले गए हैं हमेशा के लिए। कुछ देर बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए कुणाल ने कहा, आप लोग कितने गलत थे। हमने कहा कि हम अपना मेन बेस मुंबई में शिफ्ट कर रहे हैं और हमने कभी नहीं कहा कि हम अमेरिका को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। जाने से पहले हमने स्ट्रिक्टली कहा था कि आप लोगों की जो बाउंड्री है उसे क्रॉस मत करना, लेकिन आप में से कुछ ने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए अब हम यहाँ फिर से आपके सामने खड़े हैं।
तभी रोहन अपने 2 सबसे भरोसेमंद आदमियों के साथ कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आ गया। जब कुणाल ने उसे देखा तो वह मुस्कुराया और बोला, आज रात का स्टार आज मीटिंग में लेट आया है। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट। रोहन ने अपने दांत पीस कर कहा। आई एम सॉरी, नेवर माइंड, प्लीज टेक योर सीट, कुणाल ने कहा। जैसे ही रोहन बैठने वाला था तभी रोहित वहां पर आ गया। अपने भाई को देखकर रोहन मुस्कुराया। जैसे ही वह उसका वेलकम करने वाला था उसने देखा कि रोहित उसके पास से होकर कुणाल की तरफ जा रहा है और उसके पास बैठ गया। वहां पर बैठे सभी लोग सरप्राइज हो गए। उन्हें पता था कि क्या हो रहा है। कुणाल ने अपना सूट खोलते हुए कहा, जब आज रात के शो के दोनों स्टार यहाँ हैं तो हम मीटिंग क्यों नहीं शुरू करते। अपने हाथ में एक और माइक पकड़े हुए अंगद ने आगे बढ़कर कहा, मुझे बातें इधर उधर घुमानी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। रोहन के गैंग ने सिर्फ अपनी बाउंड्री ही क्रॉस नहीं की बल्कि रूल्स को भी ब्रेक किया है। मिस्टर रोहन ने बिना किसी परमिशन के दूसरे कंट्री से अमेरिका में एम्युनिशन की स्मगलिंग करने की कोशिश की है। उसने कई सारे स्मॉल बेस पर अटैक करने की कोशिश की जो हमसे कनेक्टेड थे। उसने कई सारे गैंग को हमारे खिलाफ प्रोवोक करने की भी कोशिश की है। उसने हमारे कुछ जासूसों और आदमियों की भी बेरहमी से मार दिया। रोहन ने जो कुछ भी किया है वह हमारे लिए उसे मारने और 1 सेकंड के अंदर पूरी गैंग को फिनिश करने के लिए काफी है। लेकिन यहाँ मेरा फ्रेंड अलग प्लान बना रहा है। जैसा कि तुम्हें पता है कि वही असली मास्टरमाइंड है, इसलिए अब वह जो कुछ भी कहेगा उसे मेरा पूरा सपोर्ट है और अप्रूवल है। अपनी सीट पर वापस बैठते हुए अंगद ने कुणाल को इशारा किया। तो अब जैसा कि अंगद ने कहा कि हम 1 सेकंड में उनके गैंग को फिनिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में कोई मजा नहीं है। कुणाल ने अपने चेहरे पर शरारती भरी मुस्कान के साथ कहा। यह सब सुनकर रोहन अपने गुस्से भरी लाल आंखों से उसे घूरने लगा। कुणाल ने हंसते हुए कहा, वाह, मुझे ऐसा लुक मत दो मिस्टर रोहन। आप पहले से ही काफी लकी हैं कि मैं आज किसी को मारने के मूड में नहीं हूँ। रोहन ने अपना सिर नीचे किया तो कुणाल मुस्कुराया और कहा, क्योंकि मिस्टर रोहन हमारे रूल्स को फॉलो करने में अनसक्सेसफुल रहे या फिर उन्होंने जानबूझकर रूल को ब्रेक किया और हमारे अगेंस्ट जाने की कोशिश की, तो फिर रूल को ब्रेक करने के लिए और हमें डिसआबे करने के लिए उनके गैंग के साथ कोई रिलेशन नहीं रहेगा। और अगर यहाँ पर प्रेजेंट किसी भी इंसान ने उसे किसी तरह की हेल्प करने की कोशिश की या फिर उसके साथ कोई रिलेशन रखने की कोशिश की तो उसे हमें फेस करना पड़ेगा। रोहन ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और चिल्लाया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कुणाल ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, प्लीज अपनी वॉइस कॉल में बात करो। मैंने कहा कि मैं आज मारने के मूड में नहीं हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मेरा मूड बदल नहीं सकता। कुणाल की आवाज सुनकर रोहन शांत हो गया। कुणाल की वॉइस का जो टोन था वह रोहन से कहीं ज्यादा था। जब रोहन ने अपना सिर नीचे किया और बहुत देर तक कुछ नहीं बोला तो कुणाल ने कहा, मिस्टर रोहन, आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कितना काइंड हूँ, इसलिए हम यह ऑडियंस को डिसाइड करने देते हैं। तो माय डियर ऑडियंस, आप में से जो जो नहीं चाहते कि मिस्टर रोहन अपनी गैंग को छोड़ दे, अपने हाथ उठाएं। जब एक भी हाथ ऊपर नहीं उठा तो कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, और आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मिस्टर रोहन अपनी गैंग को छोड़ दें। सभी हाथ एक साथ उठे। सभी ऑडियंस ने अपना हाथ ऊपर उठाने से पहले 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। ऑडियंस की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा, देखिए, कोई नहीं चाहता कि आप रुके। रोहन ने अपनी उंगलियों को मुट्ठी में समेट लिया और कहा, तो अब क्या तुम हमारे गैंग को संभालने वाले हो। कुणाल ने हंसते हुए कहा, काश मैं कर सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता। अब जब तुम्हारे गैंग का कोई इंचार्ज नहीं है तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी गैंग को एक रिस्पॉन्सिबल इंचार्ज दूं। इसलिए आज से मिस्टर रोहन के बदले रोहित उनकी पोजीशन को संभालेंगे। मिस्टर रोहित, अब आप इस गैंग के इंचार्ज हैं और मुझे उम्मीद है कि वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करेंगे और इनके भाई ने जो किया उसे नहीं दोहराएंगे। रोहित खड़ा हुआ और अपना सिर हिलाया। अब आखिर में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम कहीं भी नहीं गए थे। हम हैं और हमेशा पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा पावरफुल हम ही रहेंगे और इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते। कोई भी जो चालाकी से काम करने की कोशिश करता है या हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसका अंजाम मिस्टर रोहन की तरह होगा। सभी ऑडियंस ने सहमत में सिर हिलाया। बस हमें इतना ही कहना था, कुणाल ने माइक्रोफोन बंद करने से पहले कहा। फिर अंगद की ओर बढ़ते हुए कुणाल ने कहा, चलो चलते हैं। अंगद ने अपना सिर हिलाया और उसके पीछे चला गया।
जब कुणाल रोहन के पास से गुजर रहा था तो रोहन ने कहा, यू विल रिग्रेट। तो कुणाल ने हंसते हुए कहा, प्लीज, सच में मुझे रिग्रेट करना बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, क्या मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुमने रोहित को टच करने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, नहीं ना? तो फिर अब भी कह रहा हूं, अगर तुमने रोहित को कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम अपने आप को डेड कंडीशन कर सकते हो। मैं फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट हूँ या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आंखें हर जगह हैं और खास कर तुम पर। कुणाल ने अंगद के साथ हॉल से बाहर निकलने से पहले कहा। शॉपिंग मॉल या बहुत ज्यादा है। शॉपिंग बैग स्टोर से बाहर निकालते ही कीर्ति हंसने लगी और बोली। टीना ने हंसते हुए कहा, हमारे पास शॉपिंग करने के लिए अभी भी बहुत कुछ है और तुम अभी से थक गई हो। कीर्ति ने अपना सिर हिला और कहा, मैं उसके सारे पैसे यूज नहीं कर सकती। क्या मेरे फाइनेंस और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने हमें यह कार्ड दिया था ताकि हम शॉपिंग कर सके? जब उन्होंने हमें अपना कार्ड दिया तो इसे खाली करना हमारा हक है। टीना ने कहा कि उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन लेकिन टीना, कीर्ति, एक औरत ने कहा। किसी की आवाज सुनकर जब कीर्ति पीछे मुड़ी तो सामने खड़ी औरत को देखकर उसने अपना सारा सामान छोड़कर उन्हें जाकर गले लगा लिया। ओ माय गॉड मॉम, कीर्ति एक्साइटेड होकर चिल्लाई। उसके चारों ओर अपनी बाहों को लपेटते हुए मिसेज मल्होत्रा ने कहा, मेरी जान, मैं आज सुबह से तुम्हें मिस कर रही थी। पास खड़े मिस्टर मल्होत्रा ने कीर्ति के सिर को थपथपाते हुए पूछा, तो प्रिंसेस कैसी हो तुम? कीर्ति ने अपने फादर को गले लगाते हुए कहा, मैं अच्छी हूँ, लेकिन आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम कल इटली के लिए फ्लाइट ले रहे हैं, इसीलिए आज रात हम यहाँ पर हैं। मल्होत्रा ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो डार्लिंग? क्या सिद्धार्थ भी तुम्हारे साथ है? मिस्टर मल्होत्रा ने पूछा। नहीं, मैं यहाँ कुणाल। बोलते बोलते कीर्ति ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वह अपने डैड को क्या बताने वाली थी? वह उसे नहीं बता सकती थी। वह यहाँ कुणाल के साथ अपना प्री वेडिंग हनीमून मनाने आई है। तुम किसके साथ यहाँ आई हो? मिस्टर मल्होत्रा ने पूछा। कीर्ति ने अपना सिर नीचे किया और कहा, मैं यहाँ कुणाल के साथ हूँ। मिस्टर मल्होत्रा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, कुणाल और उसका फ्रेंड अंगद और टीना? कीर्ति ने कहा। मिसेज मल्होत्रा मुस्कुराई और बोली, यह तो अच्छी बात है। कुणाल कहाँ है? पिछली बार हम उससे ठीक से नहीं मिल पाए थे। अच्छा, तुम्हें लगता है कि यह अच्छा है? क्या सिद्धार्थ को इस बारे में पता है? मिस्टर मल्होत्रा ने पूछा। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, भैया की परमिशन लेकर ही कुणाल मुझे यहाँ पर लेकर आया है। क्या सिद्धार्थ ने तुम्हें उसके साथ अमेरिका आने की परमिशन दे दी? वह भी अकेले? मिस्टर मल्होत्रा चिल्लाए। अरे, क्या तुम चिल्लाना बंद करोगे? मिसेज मल्होत्रा ने अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहा। अपने पापा की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए पूछा, आप दोनों कहाँ रह रहे हैं? कुछ इम्पोर्टेंट शॉपिंग करने के बाद हम पास के एक होटल में चेक इन करने वाले हैं, मिसेज मल्होत्रा ने कहा। टीना, जो चुपचाप खड़ी थी, मुस्कुराई और बोली, अंकल आंटी, आप दोनों हमारे यहाँ पर रह सकते हैं। मेरा मतलब है कि सिर्फ एक रात के लिए। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। टीना सही कह रही है, आप हमारे यहाँ रुक सकते हैं। यह होटल से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है और मैं आप दोनों के साथ कुछ टाइम भी स्पेंड कर सकती हूँ, कीर्ति ने कहा। बेशक, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिसेज मल्होत्रा ने कहा। मिस्टर मल्होत्रा ने भौचक्का होकर कहा, तुम और सिद्धार्थ दोनों ही सच में, क्या तुम एक बूढ़े आदमी की तरह झगड़ना बंद करोगे? मिसेज मल्होत्रा ने कहा। तुम समझ नहीं रही हो, वह कैसे मेरी लिटिल प्रिंसेस को एक्सचेंजर के साथ अकेले भेज सकता है? मिस्टर मल्होत्रा ने कहा। हम कीर्ति और कुणाल के रिलेशनशिप के बारे में बहुत टाइम से जानते थे ना, फिर तुम ऐसे ओवर एक्ट क्यों कर रहे हो? मिसेज मल्होत्रा ने पूछा। क्योंकि मैंने अब तक उस लड़के को अप्रूव नहीं किया था और मुझे यह वेकेशन भी मंजूर नहीं था, मिस्टर मल्होत्रा ने कहा। कीर्ति ने कहा, डैड, कुणाल सच में बहुत स्वीट है और आप उससे मिलकर उसे लाइक करने वाले हैं। लेट्स मी, मिस्टर मल्होत्रा ने कहा। टीना, हमें पहले मॉम और डैड को घर ले जाना चाहिए। क्या तुम प्लीज कुणाल और अंगद को हमारे प्लान चेंज होने के बारे में बताओगी? कीर्ति ने कहा, हाँ ठीक है, मैं पहले एक कैब बुक करती हूँ, उसके बाद हम उन्हें कॉल करके सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे, टीना ने कहा। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं उनके साथ बाहर हूँ। कीर्ति के चले जाने के बाद उसने अंगद को कॉल किया और कहा, हाबी, हम अपार्टमेंट में वापस जा रहे हैं। क्यों? अंगद ने पूछा। टीना ने मुस्कुराते हुए कहा कि यद घर जाना चाहती थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, या हो सकता है कि उसे कुणाल की याद आ रही हो, मुझे नहीं पता। ठीक है, हम बाहर से खाना लेकर आएंगे।
तुम क्या खाना चाहती हो? अंगद ने पूछा। कुछ और एक्स्ट्रा खाना लाना, ठीक है? मुझे बहुत भूख लगी है। और कीर्ति को भी, टीना ने कहा। हाँ ठीक है, लेकिन तुम क्या लेना चाहती हो? अंगद ने पूछा। कुछ भी जो तुम दोनों को पसंद हो। फोन काटने से पहले टीना बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए बड़बड़ाई। मैं ऐसा क्यों हूँ? इतना कहकर शॉपिंग मॉल से बाहर निकल गई। अपार्टमेंट चारों तरफ देखते हुए मिसेज मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत ब्यूटीफुल है। मिस्टर मल्होत्रा ने भौचक्का होकर पूछा, इस अपार्टमेंट में सिर्फ 2 बेडरूम क्यों हैं? अरे नहीं, हमारे साइड में एक गेस्ट रूम भी है। आप टेंशन मत कीजिए, मैंने कल ही वहां पर क्लीनिंग कराया है, टीना ने कहा। मिस्टर मल्होत्रा ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और चिल्लाए, क्या तुम और कुणाल एक ही बेडरूम में रह रही हो? डैड में, कीर्ति ने धीरे से कहा। क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कीर्ति, तुम इस तरह कैसे किसी के साथ अपने रूम शेयर कर सकती हो? मिस्टर मल्होत्रा चिल्लाए। कीर्ति ने अपना सिर नीचे कर लिया और मिसेज मल्होत्रा की कमर को सहलाया। मिसेज मल्होत्रा ने आहें भरते हुए कहा, क्या तुम प्लीज ओवर रिएक्ट करना बंद करोगे और बच्चों को एंजॉय करने दोगे? तुम इतना कूल बिहेवियर कैसे कर सकती हो? तुम्हारी बेटी बिना शादी किए उस आदमी के साथ, कैसे इसे भूल जाऊं मैं? अभी जाकर सिद्धार्थ को कॉल करता हूँ, उसे एक अच्छे से लेसन की जरूरत है। और तुम्हें भी गेस्ट रूम की तरफ जाते हुए मिस्टर मल्होत्रा ने कहा। मॉम, कीर्ति ने धीरे से कहा। टेंशन मत करो कीर्ति, तुम्हें पता है ना कि सिद्धार्थ और तुम्हारे डैड तुम्हें लेकर कितने प्रोटेक्टिव हैं। मैं जाकर उनसे बात करती हूँ, टेंशन मत करो, ठीक है? मिसेज मल्होत्रा ने कहा। ठीक है, आप जाइए, मैं आपको डिनर के लिए बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद कीर्ति ने कहा। मिसेज मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया और गेस्ट रूम की तरफ चली गई। उनके जाने के बाद टीना मुस्कुराई और बोली, जब कुणाल आएगा तो मजा आएगा। कीर्ति ने गहरी आवाज में कहा, डैड ऐसे ही हैं, वह बहुत इम्पल्सिव हैं और बैड टेम्पर के हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि कुणाल उन्हें अच्छी तरह से संभाल लेगा, टीना ने कहा। मुझे भी ऐसे ही उम्मीद है, कीर्ति ने कहा। गेस्ट रूम के अंदर तुम कैसे ऐसा होने दे सकती हो? और मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? सिर्फ इसलिए कि मैं वेकेशन पर हूँ। मैंने तुम दोनों को यह परमिशन नहीं दी है कि तुम दोनों जो चाहे कर सकती हो। यह मत भूलो कि मैं अभी भी तुम्हारा फादर हूँ और मेरा डिसीजन मैटर रखता है। मिस्टर मल्होत्रा चिल्लाया। सिद्धार्थ, जो अभी एक मीटिंग में था, वह बोला, मैं अभी मीटिंग में हूँ पापा, मैं आपसे बाद में बात करूंगा और उसकी टेंशन करना आप छोड़ दीजिए। कुणाल एक अच्छा लड़का है, वह कीर्ति को बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। क्या आपको लगता है कि मैं उसे ऐसे ही किसी के साथ जाने दूंगा? वह मेरी बहन है और मैं उसे आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ। कुणाल कपूर फैमिली का बेटा है और आपको पता है कि कपूर फैमिली कौन है? वह रुद्र के इन-लॉ है। उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, खासकर लड़का अच्छा है। तो क्यों ना आप वहां पर मॉम के साथ अपनी वेकेशन एंजॉय करिए। मैं मीटिंग के बाद आपको कॉल करूंगा। तुम इससे पहले कि मिस्टर मल्होत्रा कुछ कहते, मिसेज मल्होत्रा ने उनसे फोन छीन लिया और कहा, क्या तुम यह सब बंद करोगे? मैं बात कर रहा था, मिस्टर मल्होत्रा ने कहा। मिसेज मल्होत्रा ने भौचक्की होकर कहा, हमारे बच्चों को परेशान करना बंद करो। वो आप छोटे नहीं हैं, 1 हफ्ते से ही शादीशुदा हैं और दूसरा इतना बड़ा है कि वह अपना फैसला खुद ले सके। और उसने अपने लिए जो लड़का चुना है वह हैंडसम और हार्ड वर्किंग है और वह एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने अभी तक उस लड़के को अप्रूवल नहीं दी, मिस्टर मल्होत्रा ने कहा। मिसेज मल्होत्रा ने आह भरते हुए कहा, भले ही तुम उसे एक्सेप्ट करो या ना करो, कीर्ति उसके साथ ही रहने वाली है। वह उस लड़के को लाइक करती है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे लाइक करते हो या नहीं। थोड़ी देर रुकते हुए मिसेज मल्होत्रा ने कहा, और मैं तुम्हारे इस बिहेवियर को समझ नहीं पा रही हूँ। हम इस बारे में बहुत लॉन्ग टाइम से जानते थे। उस टाइम क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि कुणाल एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़का है जो बिजनेस वर्ल्ड में काफी नाम कमा रहा है? और तुम उस टाइम काफी खुश लग रहे थे, लेकिन मुझे अब कभी नहीं पता था कि वह इस रिश्ते को इतनी दूर ले जाएंगे। वह एक साथ वेकेशन मना रहे हैं और एक ही बेडरूम में एक साथ रह रहे हैं। मेरी लिटिल प्रिंसेस, मिस्टर मल्होत्रा ने कहा। तुम्हारी लिटिल प्रिंसेस अब लिटिल नहीं रही, वह बड़ी हो गई है और मुझे खुशी है कि वह कुणाल से मिली। कुणाल ने उसमें जो बदलाव लाया है, लेकिन तुमने यह सब कभी नोटिस नहीं किया? उसने एक राइट सोशलाइट की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। वह लड़की जिसे गाउन और ब्यूटीफुल ड्रेसेस से नफरत थी, वह अब हर टाइम यह सभी पहनती है। कुणाल से मिलने के बाद मेरी बेटी बहुत मैच्योर और इंटेलिजेंट हो गई है और मेरे बेटे के साथ भी ऐसा ही है। वैशाली से मिलने के बाद मुझे उसने बड़े अच्छे बदलाव दिखाई दे रहे हैं। अब तो उनके बारे में टेंशन करना बंद करो और उन पर भरोसा करो, मिसेज मल्होत्रा ने कहा।
मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अब मुझे जाने दो और अपनी बेटी को थोड़ी देर गले लगाने दो। इतना कहकर वह गेस्ट रूम से बाहर निकल गए। इस बीच बाहर टीना को खाना पास करते हुए अंगद ने कहा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज लेकर आया हूँ। कीर्ति कहाँ है? कुणाल ने कहा। कीर्ति किचन के अंदर कॉफी बना रही है, टीना ने कहा। टीना के हाथ से टेक आउट लेते हुए कुणाल ने कहा, मैं इसे किचन में रख दूंगा। अच्छा, तो फिर मैं कुणाल को चेंज करने में हेल्प करके आती हूँ, टीना ने कहा। जब कुणाल किचन के अंदर आया तो कीर्ति कॉफी बनाने में बिजी थी। काउंटर पर टेक आउट रखने के बाद उसने कीर्ति को पीछे से गले लगाया और उसकी नेक पर किस करते हुए पूछा, क्या तुमने मुझे मिस किया? कुणाल, तुम क्या कर रहे हो? कीर्ति ने पूछा। कुणाल ने उसके कानों को किस करते हुए कहा, मैं अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा हूँ। लेकिन कीर्ति ने कुछ कहना चाहा। कुछ मत कहो और मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हें ऐसे ही पकड़कर रखने दो। ठीक है, कुणाल ने उसकी गर्दन पर अपना चेहरा रखने से पहले कहा। मिस्टर मल्होत्रा, जो किचन के डोर के पास खड़े थे, उन्होंने अपनी प्रेजेंट के बारे में बताने के लिए अपना गला साफ करना पड़ा। जब कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा कि कौन है तो वह जल्दी से कीर्ति से दूर हो गया। अपनी पीठ सीधी कर ली। मिस्टर मल्होत्रा, आप यहाँ पर, मेरा मतलब है कि आप यहाँ हैं और मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं, लेकिन आप कब आए? मेरा मतलब है कि यहाँ अच्छा है कि आप आए, लेकिन कब और कैसे? मैं अभी चेंज करके आता हूँ, कुणाल ने जल्दी से किचन से बाहर निकलने से पहले कहा। कुणाल के जाने के बाद कीर्ति ने हंसते हुए कहा, डैड, आपने उसे डरा दिया। अच्छा हुआ वह डर गया, उसे पता होना चाहिए कि मैं बहुत डरावना ससुर हूँ, मिस्टर मल्होत्रा ने कहा। उन्हें एक कप कॉफी देते हुए कीर्ति ने कहा, हाँ, आप उसे जितना चाहे डरा सकते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके सिर को थपथपाते हुए मिस्टर मल्होत्रा ने पूछा, क्या तुम उसके साथ खुश हो? अपनी बाहों को मिस्टर मल्होत्रा के कमर पर लपेटते हुए कीर्ति ने कहा, अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं हूँ। क्या वह तुम्हारे लिए अच्छा है? मिस्टर मल्होत्रा ने पूछा। अच्छे से ज्यादा, वह मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, कीर्ति ने कहा। मिस्टर मल्होत्रा ने भौं चढ़ाकर कहा, अगर उसने कभी तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया तो अपने डैड को बताना, मैं उसे अच्छी तरह से पीटूंगा। कीर्ति मुस्कुराई और कहा, हाँ, मैं आपको बताऊंगी। दूसरे कॉफी के कप को हाथ में लेकर मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, मैं जाकर तुम्हारी मॉम को याद दे दूंगा। मैं सब कुछ रेडी करके आपको बुलाती हूँ, कीर्ति ने कहा। जब कीर्ति बेडरूम के अंदर आई तो उसने देखा कुणाल नर्वस होकर इधर उधर टहल रहा था। अरे, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? उसे देखते ही कुणाल ने पूछा। किस बारे में? कीर्ति ने पूछा। यही कि तुम्हारे मॉम डैड हमारे यहाँ पर हैं, कुणाल ने कहा। मैंने टीना को तुम्हें बताने के लिए कहा था, कीर्ति ने कहा। कुणाल ने भौं चढ़ाते हुए कहा, टीना? कीर्ति हंसने लगी और बोली, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? वह तुम्हें खा नहीं जाएंगे। अब जाओ और फ्रेश होकर आओ और फिर डिनर के लिए बाहर आओ। डिनर करने के बाद कीर्ति और मिसेज मल्होत्रा कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए गेस्ट रूम के अंदर चली गई। दूसरी ओर अंगद और टीना ने यह कहते हुए अपने रूम में चले गए कि अंगद की तबीयत ठीक नहीं है और कुणाल और मिस्टर मल्होत्रा को एक ऑकवर्ड सिचुएशन में छोड़ गए। तो बिजनेस कैसा है? मिस्टर मल्होत्रा ने पूछा। कुणाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह अच्छा है सर। हाँ, मैंने सुना है कि तुमने बहुत सारे बिग री-एस्टेट कंपनी के अगेंस्ट सक्सेस हासिल की है। यह बहुत इम्प्रेसिव है, मिस्टर मल्होत्रा ने कहा। कुणाल मुस्कुराया और बोला, थैंक यू सर। थोड़ी देर रुककर मिस्टर मल्होत्रा ने पूछा, क्या तुम्हारी फैमिली मेंबर्स कीर्ति के बारे में जानते हैं? पूरा मुंबई कीर्ति और मेरे बारे में जानता है, कुणाल ने सोचा। हाँ सर, मेरे डैड, आराध्या दी, सूरज अंकल सभी जानते हैं। एक्चुअली कीर्ति मेरे डैड से बहुत पहले ही मिल चुकी है और वह दोनों काफी क्लोज भी हैं, कुणाल ने कहा। मिस्टर मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया और कहा, अच्छा, तो क्या तुम मेरी बेटी के बारे में सीरियस हो? कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी चीज को लेकर इतना सीरियस नहीं था। तो फिर तुम्हारा यह रिलेशनशिप कहाँ था और कहाँ जा रहा है? मिस्टर मल्होत्रा ने पूछा। मैं ओबेसियसली कीर्ति को अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, या तो वह है फिर कोई नहीं, कुणाल ने कहा। सो यू लव हर? मिस्टर मल्होत्रा ने पूछा। कुणाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, यस आई एम डू। कुणाल के कंधे को थपथपाते हुए मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, कीर्ति हमारी फैमिली की लिटिल प्रिंसेस है। चाहे सिद्धार्थ हो या मैं, हम दोनों उसे बहुत प्यार करते हैं और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। मैं सिद्धार्थ के बारे में नहीं जानता, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई तो मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मैंने सच में कई साल पहले करना बंद कर दिया, कुणाल ने घबराहट में सिर हिलाते हुए पूछा। और वह क्या है? मिस्टर मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, लोगों को मारना। कुणाल ने डर के मारे सांस ली और धीरे से सिर हिलाया।
सुनो, लेट कम टू सम मैन टॉकिंग, मिस्टर मल्होत्रा ने कहा। कुणाल ने अपने पीठ सीधी की और कहा, हाँ जरूर, मैं देख सकता हूँ कि तुम मेरी लिटिल डॉटर के साथ एक रूम शेयर कर रहे हो, मिस्टर मल्होत्रा ने कहा। हाँ एक्चुअली हम, मेरा मतलब है कि मैं, कुणाल ने कहा। मिस्टर मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि कब क्या होने वाला है। कुणाल ने सिर हिलाया। तुम एक आदमी हो और तुम ही हो जिसे सभी प्रिकॉशन का ख्याल रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मिस्टर मल्होत्रा ने कहा। हाँ सर, मैं समझ रहा हूँ, कुणाल ने कहा। थोड़ी देर रुककर मिस्टर मल्होत्रा ने बहुत धीरे से पूछा, क्या तुम प्रोटेक्शन का यूज कर रहे हो? कुणाल ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, क्या? मेरा मतलब है कि आपने अभी मुझसे क्या पूछा? मिस्टर मल्होत्रा ने अपना गला साफ किया और कहा, मैंने पूछा कि तुम प्रोटेक्शन का यूज कर रहे हो या नहीं। कुणाल ने अपना सिर नीचे किया और काफी अकवर्ड होकर कहा, हाँ। उसे ऐसे देख कर कुणाल के कंधे को थपथपाते हुए मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, अब टीज करने का कोई फायदा नहीं है। हम दोनों मेल हैं, इसलिए हम इस तरह की चीजों के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। बस कीर्ति को इसके बारे में मत बताना। कुणाल ने सिर हिलाया। तभी कीर्ति गेस्ट रूम से बाहर आई और बोली, डैड मॉम आपको अंदर बुला रही हैं। हाँ अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट, मिस्टर मल्होत्रा ने कहा। गुड नाइट सर, कुणाल ने कहा। कीर्ति को किस करके मिस्टर मल्होत्रा वहां से चले गए। मिस्टर मल्होत्रा के चले जाने के बाद कीर्ति ने कुणाल के गले में अपनी बाहें डाल दी और कहा, तो क्या कहा उन्होंने? तुम्हें बहुत ज्यादा डरा दिया? उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए कुणाल ने कहा, मत पूछो, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे डैड और भाई कितने खतरनाक हैं। उसे अपने ऊपर धकेलते हुए कीर्ति ने कहा, वेल तुम्हें पता है कि मैं उनसे ज्यादा खतरनाक हूँ। कुणाल ने मुस्कुराते हुए पूछा, किस तरह से तुम खतरनाक हो? उसके निचले होंठ को काटते हुए कीर्ति ने कहा, क्यों नहीं हम अपने कमरे के अंदर चलते हैं और फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ। फिर कुणाल ने उसे अपनी बाहों में लेकर अपने बेडरूम की ओर चला गया। सिंघानिया पैलेस, हबी, आराध्या ने कहा। हाँ, रुद्र ने जवाब दिया। उसके सीने पर हाथ फेरते हुए आराध्या ने पूछा, क्या आपने किसी नाम के बारे में सोचा है? हाँ, रुद्र ने कहा। आराध्या मुस्कुराई और बोली, वाह क्या है? रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्यों? आराध्या ने पूछा। जिस पल मैं अपने बच्चे को अपने बाहों में लूंगा तब मैं उनका नाम अनाउंस कर दूंगा। लेकिन जैसे ही आराध्या कुछ कहने वाली थी, किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे देखने दो, रुद्र ने बिस्तर से नीचे उतरने से पहले कहा। जब रुद्र ने दरवाजा खोला तो उसने देखा दादाजी बाहर खड़े थे। जब दादाजी ने रुद्र को देखा तो उन्होंने भौं चढ़ाई और कहा, तुम अंदर जाओ और एक शर्ट पहनकर स्टडी रूम में आओ। क्या बात है दादाजी? रुद्र ने पूछा। यह इम्पोर्टेंट है, दादाजी ने स्टडी रूम की तरफ जाते हुए कहा। स्टडी रूम के अंदर क्या हुआ? रुद्र ने पूछा। दादाजी ने आह भरते हुए कहा, बलराज ने विशाल को अपने जाल में फंसाकर एक फोल्डर ले लिया है जिसमें कपूर फैमिली के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। रुद्र ने अपनी भौहें उठाई और कहा, कपूर फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन? दादाजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है? आपको कपूर फैमिली के बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं उनका ध्यान रखूंगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बलराज दिन पर दिन और ज्यादा हाथ से बाहर होता जा रहा है? रुद्र ने पूछा। दादाजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, फंड मिलने के बाद वह और खतरनाक हो जाएगा। थोड़ी देर रुककर दादाजी ने कहा, यूनिस को फिर से एक्टिव करने का टाइम आ गया है। क्या आप श्योर हैं यूनिस को एक्टिव करें और फिर उससे उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करें? कोई मुझे डाउट नहीं है बलराज अपनी ओसाका टीम का यूज करेगा। हम चुपचाप बैठकर उसकी मर्जी से उसे चलने नहीं दे सकते। उसने पहले ऐसी ही एक ऐसे इंसान को मार डाला है जो कई सालों से मेरे बहुत करीब था। पहले जो हुआ मैं वापस उन सबको रिपीट नहीं करना चाहता। प्रिकॉशन इज बेटर देन प्योर जॉब। अलर्ट एंड प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, दादाजी ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी से स्टार्ट करूंगा। हाँ, बलराज को उसका एक्टिव करने के लिए फंड की जरूरत है और उन्हें ट्रेंड करने के लिए और ज्यादा पैसे की जरूरत है। लेकिन हमें फंड की जरूरत नहीं है। हम सिचुएशन का एडवांटेज ले सकते हैं और पहले से ही प्रिपेयर हो सकते हैं, दादाजी ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और पूछा, ठीक है, लेकिन क्या आपने दादी को यह सब बताया? दादाजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस सब में तुम्हारी दादी को शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सब दादी की वजह से शुरू हुआ है और आपको क्या लगता है कि बलराज दादी को ढूंढता हुआ किसी दिन यहाँ पर नहीं आएगा? बलराज, रुद्र ने पूछा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, दादाजी ने कहा। लेकिन रुद्र ने कहा, लेकिन कोई नहीं, जाओ और अपनी वाइफ के साथ सो जाओ और मुझे परेशान करना बंद करो।
दादाजी ने कहा। रुद्र ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, ठीक है, मेरा ग्रैंड चाइल्ड कैसा है? दादाजी ने पूछा। अच्छा है, लेकिन वह मेरी वाइफ को बार बार परेशान करती रहती है, रुद्र ने कहा। दादाजी हंसे और बोले, वह और भी ज्यादा तुम्हें परेशान करेगी तो वह जब बाहर आएगी। मल्होत्रा एंटरप्राइज के बाहर जैसे ही ऋचा अपनी कार के अंदर बैठने वाली थी, किसी ने उसकी गर्दन पर एक ठंडी और नुकीली चीज रख दी और कहा, चिल्लाओ मत या भागने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। आप क्या चाहते हैं? ऋचा ने पूछा। सीधे चलो और उस ब्लैक कार में बैठ जाओ जो सड़क के उस पार खड़ी है। दौड़ने या चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरे आदमी इस जगह पर बिखरे हुए हैं। तुम्हारा एक स्टेप और रॉबिन को तुम्हारी लाश मिलेगी, आदमी ने कहा। ऋचा डर के मारे कांप उठी और चुपचाप अपना सिर हिलाकर ब्लैक कार की ओर चलने लगी। ऋचा सड़क पार करने ही वाली थी कि एक लाल स्पोर्ट कार उसके सामने आकर रुकी। जब ऋचा ने रॉबिन को कार से उतरते देखा तो वह जल्दी से उसके गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। थैंक गॉड कि तुम यहाँ पर आ गए तुम, ऋचा ने उसके शर्ट पर हाथ फेरने से पहले कहा। उसके अजीब बिहेवियर को देखकर रॉबिन ने उसकी पीठ थपथपाई और पूछा, अरे क्या हुआ? ऋचा ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह सब यहाँ है, वह सब हर जगह है। क्या होगा अगर वह तुम्हें चोट पहुँचाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो यहाँ से चले जाओ। उसके चारों ओर अपनी बाहों को लपेटते हुए रॉबिन ने कहा, शांत हो जाओ अब और मुझे बताओ कि क्या हुआ। ऋचा ने उसके शर्ट को कसकर पकड़ते हुए कहा, प्लीज मुझे घर ले चलो। उसकी पीठ थपथपाते हुए रॉबिन ने कहा, चलो और अपनी कार से अपना सामान ले आओ। और ऋचा ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, अंदर मत जाओ प्लीज, वह अभी भी वहां है। ऋचा को इस तरह देखकर रॉबिन का दिल उसके लिए पसीज गया। वह गेस कर सकता था कि क्या हुआ होगा। ठीक है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, चलो घर चलते हैं। कार के अंदर उसे गाइड करने से पहले रॉबिन ने कहा। रॉबिन की कार चले जाने के बाद एक आदमी बाहर निकला और अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। फिर उसने जेब से फोन निकालकर किसी को कॉल किया। इससे पहले कि वह लड़की हमारे ब्लैक कार के अंदर आ पाती, रॉबिन सर यहाँ पर आ गए, उसे ले गए, आदमी ने कहा। बलराज इरिटेट हो गया और कहा, वह लड़का बहुत अच्छे से जानता है कि मेरे प्लान को कैसे फेल करना है। बॉस, मुझे लगता है कि रॉबिन सर को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि क्या होने वाला है। क्या होगा अगर? आदमी ने कहा। तो क्या हुआ अगर उसे पता चल गया तो? क्या मैं अपने ग्रैंड डॉटर इनला से नहीं मिल सकता? ठीक है, अब इन सब बातों के बारे में छोड़ो। मुझे अभी न्यूज मिली है कि अमेरिका के गैंग ने फोटो भेजी है, तुम जल्दी से वापस यहाँ पर आ जाओ। मैं अभी आता हूँ बॉस, उस आदमी ने फोन काटने से पहले कहा। रॉबिन का बिला में पहुंचने के बाद रॉबिन ने ऋचा को थोड़ा पानी दिया और पूछा, अब मुझे बताओ कि असल में क्या हुआ। मैं कार में चढ़ने ही वाली थी कि एक आदमी ने मेरी गर्दन पर कोई नुकीली चीज रख दी और मुझसे कहा कि कोई आवाज मत करो और चुपचाप सड़क के उस पार खड़ी ब्लैक वैन में बैठ जाओ। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं होशियारी दिखाने की कोशिश करूंगी तो तुम्हें मेरी लाश मिलेगी। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर तुम वहां पर आ गए। और रॉबिन ने ऋचा को गले से लगा लिया और कहा, सॉरी ऋचा, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें यह सब झेलना पड़ा। ऋचा ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वहां पर टाइम पर आ गए। उसकी पीठ थपथपाते हुए रॉबिन ने भारी आवाज में और सिर हिलाया। क्या होता है अगर रॉबिन सीधे घर चला जाता? क्या वह ऋचा को दोबारा देख पाता? यहाँ तक कि ऋचा को खोने के बारे में सोचने से भी उसकी रीढ़ में कपकपी आ गई। मैं कल से तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड अपॉइंट करूंगा, रॉबिन ने कहा। ऋचा ने अपना सिर हिलाया और कहा, और एक बात, और उन्होंने तुम्हें रॉबिन सर कहकर बुलाया? यह सुनते ही रॉबिन के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वह समझ पा रहा था कि यह कौन हो सकता है। रॉबिन ने उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा, जाओ और फ्रेश हो जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ और हमारे लिए डिनर रेडी करता हूँ। ऋचा ने सिर हिलाया और चली गई। यूएसए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? रोहन गुस्से में चिल्लाया। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह रेहान और अंगद ओबराय थे जो चाहते थे कि ऐसा हो। टेबल पर अपने हाथ पटकते हुए रोहन चिल्लाया, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे बाहर धकेलने के लिए उन दोनों से कैसे हाथ मिलाया है? रोहित मुस्कुराया और कहा, अच्छा, यह अच्छा है कि तुम्हें पता है। रोहन ने अपने दांत पीसकर कहा, यू विल रिग्रेट। रोहित ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, जो कुत्ते भौंकते हैं वह काटते नहीं हैं। अपनी सीट से उठते हुए रोहन ने कहा, तुम्हें और रिहान दोनों को इस चीज का बहुत बड़ा रिग्रेट होगा। रोहित ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम सच में और जीना नहीं चाहते। आगे कुछ कहे बिना रोहन वहां से चला गया। कुणाल का अपार्टमेंट। डैड ने तुम्हें क्या बताया? कीर्ति ने पूछा।
पूछा। कुणाल ने हंसते हुए कहा, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें ना बताऊं। उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कीर्ति ने कहा, तो मुझसे बातें छुपाने कब से शुरू कर दी? उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कुणाल ने कहा, मैं अपने फादर इन लॉ की बात को डिसअवे नहीं करता। कीर्ति ने आह भरी और कहा, ठीक है, हमें उन्हें कल एयरपोर्ट पर छोड़ना है। हाँ, और उसके बाद हम जाकर एक बहुत अच्छी फिल्म देखेंगे। कुणाल ने कहा, क्या तुम्हारे पास कल कोई काम नहीं है? कीर्ति ने पूछा। कुणाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरा काम हो गया। कल से मैं एवरी मोमेंट तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगा। मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा और तुम्हें अपनी कुछ पसंदीदा जगह भी दिखाऊंगा। कीर्ति ने उसके सीने से सट कर कहा, हाँ ठीक है, क्या तुम कहीं पर जाना चाहती हो? कुणाल ने पूछा। तुम मुझे जहाँ ले जाओगे मैं तुम्हारे साथ वहां पर ही चलूंगी, कीर्ति ने कहा। उसके माथे पर किस करते हुए कुणाल ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम दिन पर दिन और ज्यादा सिली होती जा रही हो। नो आई डोंट यू लाइक इट? कीर्ति ने पूछा। कुणाल ने हंसते हुए कहा, आई लव यू बेस। जब रजत बेस पर पहुंचा तो उसने देखा कबीर बाहर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही कबीर ने रजत को देखा वह तेजी से उसकी ओर झपटा और कहा, मुझे मेरा फोन दो। रजत मुस्कुराया और कहा, तो यह सच में तुम्हारे लिए था? कबीर ने भौं चढ़ाकर कहा, क्या तुम कछुआ हो? मुझे मेरा फोन जल्दी दो। मैं 2 घंटे 32 मिनट और 16 सेकंड से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम फोन क्यों चाहते हो? रजत ने पूछा। कबीर ने भौं चढ़ाकर कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, और तुम मुझे जल्दी फोन दो। पहले ही इतनी देर हो चुकी है। अगर वह सो गई तो क्या होगा? रजत ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, तुमने क्या कहा? वह सो गई? कबीर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, आखिरी बार मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे मेरा नया फोन दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी उंगलियां काट दूंगा, उसे फ्रिज में रख दूंगा और फिर तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें वापस वही गिफ्ट में दे दूंगा। रजत ने अपनी भौहें चढ़ा ली और कहा, तुम मुझसे पंगा मत लेना। रजत, उसे उसका फोन दे दो, रॉकी ने कहा। रजत ने भौं चढ़ाई और कहा, तुम्हें मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए यह लाना मेरे लिए कितना मुश्किल था? कबीर ने अपनी आंखें खोली और कहा, बिग बॉस ने इसे मेरे लिए खरीदा है, तो तुम्हें क्या मुश्किल हुई? अरे तुम्हारे बिग बॉस ने कहा कि तुम्हें मुझे तुम्हारे लिए लेटेस्ट मॉडल लाना चाहिए। वेल, तो इसमें टाइम लग रहा था। तुम्हें इसके लिए मुझे थैंक यू कहना चाहिए, लेकिन तुम मेरी उंगलियां काटना चाहते हो। रजत चिल्लाया। ओके, थैंक यू सो मच। क्या तुम मुझे मेरा फोन दोगे या नहीं? कबीर ने पूछा। रजत ने सिर हिलाया और कहा, अब यह ठीक है। इतना कहकर उसने कबीर को उसका फोन दे दिया। मैंने पहले ही सिम डाल दी है और सभी सेटिंग का भी ध्यान रखा है और अब सब कुछ रेडी है, रजत ने कहा। कबीर एक्साइटमेंट में उछलने लगा और कहा, थैंक यू सो मच रजत। कबीर, इधर आओ, मैं तुम्हें यह यूज करना सिखाता हूँ, रॉकी ने कहा। कबीर ने भौं चढ़ाते हुए कहा, अरे तुम क्या सोचते हो कि मैं क्या हूँ? सिर्फ इसलिए कि मेरे पास हेडफोन नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि मुझे इसका ठीक से यूज करना नहीं आता। मैं इतना ओल्ड फैशन नहीं हूँ। नहीं, मैंने अभी सोचा, रॉकी ने कहा। सोचो मत और मुझे परेशान करना बंद करो, अपने बेडरूम के अंदर जाते हुए कबीर ने कहा। कबीर के रूम के अंदर। कबीर जैसे ही अपने रूम के अंदर आया, उसने अपने पॉकेट से वह पेपर निकाला और श्रेया का नंबर डायल किया। पहले दिन दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। कबीर की भौहें तन गई और उसने उसे एक बार और फोन करने की कोशिश की। इस बार भी जब किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया, कबीर ने घबराकर चिल्लाया, रॉकी। इतना कहकर वह रूम से बाहर निकल गया। बाहर आकर कबीर चिल्लाया, रॉकी। रजत और रॉकी जो आपस में बात कर रहे थे, कबीर की चिल्लाहट सुनकर चौंक गए। क्या हुआ? रॉकी ने पूछा। उसे उसका बिल्कुल नया फोन देते हुए कबीर ने कहा, कॉल नहीं हो रही है। मेरा मतलब है कि वह 2 या 3 बार बजा और फिर कट गया, और फिर दूसरी बार जब मैंने कॉल किया तो फिर सिर्फ फोन से टुन टुन की आवाज आ रही थी। रजत, जो अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहा था, उसने अपना गला साफ किया और कहा, मुझे लगता है कि उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। यह सुनकर कबीर चुप हो गया और हैरानी से बोला, श्रेया ने मुझे ब्लॉक कर दिया? लेकिन क्यों? वह ऐसा क्यों करेगी? रॉकी ने कंधा उचकाते हुए कहा, हो सकता है कि वह तुम्हें पसंद नहीं करती हो। कबीर ने सिर हिलाया और कहा, यह पॉसिबल नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा कि वह आज मुझसे कितनी प्यारी बातें कर रही थी? वह मुझे कैसे ब्लॉक कर सकती है? उसने मुझे अपना नंबर भी दिया है और मुझे उसे कॉल करने के लिए कहा। रजत ने अपना सिर हिलाया और कहा, वैसे तुम्हें नहीं पता
क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो, लेकिन लड़कियां अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, उनके एक्शन में रिएक्शन हमेशा डिफरेंट होता है। कबीर ने भौं चढ़ाकर कहा, तुम किसे छोटा कह रहे हो, यू पोटैटो हेड। उसके माथे को छूते हुए रजत ने कहा, अरे तुम पोटैटो हेड किसे कह रहे हो। तुम जैसे ही कबीर कुछ और कहने वाला था, उसके फोन की घंटी बजी। कबीर ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और चिल्लाया, ओ माय गॉड, श्रेया मुझे कॉल कर रही। इतना कहकर वह अपने रूम के अंदर भाग गया। क्या सच में किसी लड़की से प्यार में, रजत ने कहा। रॉकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुमने जो कुछ सुना है वह सब सच है। लगता है कबीर को इस श्रेया नाम की लड़की से बहुत ज्यादा प्यार हो गया है। गॉड, किसने सोचा होगा कि एक दिन मेरे कानों को ऐसा कुछ सुनने का सामना करना पड़ेगा। कबीर इनफ, रजत ने ग्रामेटिकल कहा। रॉकी ने हंसते हुए कहा, हाँ मुझे क्या रियायती है कि जब डेटिंग शुरू करेंगे तो कबीर शेर का क्या गिफ्ट देगा। नए फ्लावर्स का एक सेट हो सकता है, रजत ने कहा। तो वह दोनों जोर से हंस पड़े, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कबीर फ्यूचर में सबसे ज्यादा रोमांटिक, लवली और क्यूट बॉयफ्रेंड बन जाएगा। कबीर का रूम। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद कबीर ने आखिरकार कॉल रिसीव करने के लिए अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। हेलो। जब कबीर ने श्रेया की मीठी आवाज सुनी तो उसके होंठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। अरे या मैं हूँ, कबीर ने कहा। कबीर, मैंने सोचा था कि तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, श्रेया ने कहा। कबीर ने हंसते हुए कहा, बेवकूफ, मैं क्यों नहीं करूंगा। तो तुमने नया फोन ले लिया, श्रेया ने पूछा। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुमने मुझे अपना नंबर बहुत प्यार से दिया था तो मैं कैसे तुम्हें कॉल नहीं करता। श्रेया ने शर्माते हुए पूछा, तो तुमने डिनर कर लिया। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मैंने किया। तुम्हारे बारे में क्या है। हाँ एक्चुअली जब थोड़ी देर पहले तुमने मुझे कॉल किया था तो मैं डिनर कर रही थी और मेरा भतीजा मेरे फोन में गेम खेल रहा था, इसलिए जब मैंने तुम्हारी मिस कॉल देखी तो मैंने तुम्हें वापस कॉल किया, श्रेया ने कहा। और यहाँ मुझे लगा कि तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, कबीर ने कहा। क्या मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं तुम्हें कभी ब्लॉक नहीं करूंगी, तुम मेरे सेवियर हो, श्रेया ने कहा। उसकी बातें सुनकर कबीर को चक्कर आने लगा। लगभग 1 घंटे तक बात करने के बाद श्रेया ने पूछा, तो कबीर तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। उसका सवाल सुनने के बाद कबीर जम गया। वह श्रेया को यह नहीं बता सकता था कि उसका प्रोफेशन है लोगों को टॉर्चर करना। जब कबीर ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा तो श्रेया ने कहा, इट्स ओके अगर तुम नहीं बताना चाहते, लेकिन मैंने जब तुम्हें देखा कि वह गार्ड तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो मुझे लगा कि तुम कुछ बड़ा करते होगे। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ इट्स ओके, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, श्रेया ने कहा। क्या तुम्हारे पास कल काम नहीं है, कबीर ने पूछा। श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मुझे कल काम है। हाँ तो तुम्हें अब सो जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी आंखों पर चश्मा लग जाएगा और वह तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर अच्छा नहीं लगेगा, कबीर ने कहा। श्रेया ने शर्माते हुए कहा, थैंक यू, मुझे भी नींद आ रही है, तुमसे बात करके अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है हम दोनों फिर से जल्दी ही मिलेंगे। ओके बाय, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। बाय, गुड नाइट। फोन काटने के बाद कबीर अपने बिस्तर पर कूद गया और राहत की सांस ली। यह एहसास कुछ ऐसा था जिसको वह बयां नहीं कर सकता था। उसकी मीठी आवाज सुनकर उसके दिल को एक बहुत राहत से मिल रही थी। वह अभी भी अपनी बॉडी में श्रेया के टच को महसूस कर सकता था और उसे फिर से महसूस करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। वह उसे फिर से गले लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। कबीर ने अपना फोन फिर से उठाया और अपने बेड साइड टेबल से एक छोटी सी डायरी निकाली। डायरी से रुद्र का फोन नंबर निकालकर उसने अपने बिग बॉस को फोन किया। बॉस, कबीर ने कहा। उसकी आवाज सुनकर रुद्र ने हंसकर पूछा, हैप्पी। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत। यह मेरा नया नंबर है इसलिए आप इसे सेव कर लीजिए। ठीक है, रुद्र ने कहा। और हाँ बॉस, मुझे अभी एहसास हुआ कि हमें कुछ हार्डवेयर शॉपिंग के लिए जाना है। हमारा टूल बॉक्स खाली है, हथौड़ा भी जंग लगा हुआ है, तो क्या मैं कल सुबह जाकर सब कुछ खरीद सकता हूँ, कबीर ने पूछा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम रॉकी से कार्ड ले लो और वहां से सब कुछ खरीद लो, वह तुम्हें पिन बताएगा। सब कुछ खरीदने के बाद तुम मेरे ऑफिस में आना, जो मुझे तुम्हें देना है। ठीक है बॉस, कबीर ने फोन काटने से पहले कहा। कॉल काट देने के बाद कबीर ने अपने सभी जानने वाले को फोन किया और उनसे अपना नंबर सेव करने को कहा। सार्थक, बॉस यह मेरा नया नंबर है इसलिए इसे सेव कर लीजिए। सिद्धार्थ, बॉस यह मेरा नया नंबर है इसीलिए इसे सेव कर लीजिए। रॉकी, यह मेरा नया नंबर है, तुम सेव कर लो। रजत, यह मेरा नंबर है। ओ चूजा, यह मेरा नंबर है, इसे सेव कर लो। सिंघानिया पैलेस। काफी देर तक सोचने के बाद रुद्र ने रजत को कॉल किया और कहा, मुझे उस लड़की के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए जिसके साथ कबीर मिल रहा है। मुझे लगता है कि वह ट्विंस सिस्टर है। पता लगाओ कि यह सच है या नहीं, उसके बर्थ से लेकर उसके बर्थ डेट, मुझे सब कुछ चाहिए। क्या तुम समझ गए, रजत ने सिर हिलाया और कहा, हाँ सर। और हाँ, कबीर को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए और मैंने जो
तुम्हें कहा था कि वह सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं? रुद्र ने पूछा। यस सर, रजत ने कहा। ओके, तो फिर मैं कल सुबह सभी डिटेल अपनी टेबल पर चाहता हूँ, रुद्र ने फोन काटने से पहले कहा। रुद्र ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह कबीर को किसी जाल में फंसाकर खुद को चोट पहुंचाने नहीं दे सकता था। उसे यह करना था कि कबीर बिल्कुल सेफ है। अभी कबीर का किसी के लिए फीलिंग्स होना बहुत बड़ी बात थी और रुद्र इसे लेकर बहुत खुश था, लेकिन उसे यह कंफर्म करना था कि किससे कबीर को कोई नुकसान ना पहुंचे या उसका दिल टूट ना जाए। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।